हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आदर्श प्रारूप, द आइडल टाइप, है ना। हम जानते हैं कि मैक्स वेबर जो हैं उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था और हमारा प्रीवियस जो लेक्चर रहा उसके अंदर हमने मैक्स वेबर का लाइफ स्केच देखा था और आज हम उनका जो आदर्श प्रारूप जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम ये देखते हैं कि मैक्स वेबर जो है उन्होंने इसको आवश्यक क्यों माना। तो आदर्श प्रारूप का ये जो कंसेप्ट है इसको प्रेजेंट करने के पीछे जो मैक्स वेबर थे उनके कुछ स्पेसिफिक कारण रहे थे, है ना, कुछ रीजंस थे। तो उसमें जो टलकंट पार्सन्स हैं उन्होंने आदर्श प्रारूप की अवधारणा जो है उसको ये कहा कि वो वृहद विधि पद्धति है, तो उन्होंने उसे इस संदर्भ में लिया था। उनका ये कहना था कि कोई भी जो साइंटिफिक कंसेप्ट होता है, जो वैज्ञानिक अवधारणा होती है, वो निश्चित यथार्थ को समझने में हेल्पफुल नहीं होती है। तो ये जो कंसेप्ट है इसमें जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं या जो हिस्टोरिक पर्सन्स होते हैं, है ना, तो हम समाजशास्त्रियों की बात करें या इतिहासकारों की बात करें तो उन्होंने विशाल यथार्थ जो है उनमें से कुछ भाग जो है उनको अपनी स्टडी के लिए लिया और उन्होंने उसको पसंद किया। तो अब क्या हुआ कि ये जो अवधारणा है तो इसमें मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सेलेक्टेड जो भाग होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए हमको कुछ न कुछ प्रॉपर मेथड चाहिए और वो अवेलेबल नहीं था। तो मैक्स वेबर ये चाहते थे कि ऐसी कुछ अवेलेबिलिटी हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कंसेप्ट तैयार किया था। तो ये अवधारणा जो है तो मैक्स वेबर ने इसलिए इसको रखा, क्यों? क्योंकि जो तत्कालीन समाज विज्ञान है और उसमें जो अध्ययन के जो मेथड्स है, जो विधियां हैं, आदर्शात्मक दर्शन शास्त्र से ली गई है, तो ऐसी कठिनाइयां जो है उनको देखते हुए ये महसूस किया गया कि आदर्श प्रारूप जो है उसको तैयार किया जाना आवश्यक है। अब वेबर का जो आदर्श प्रारूप रहा उसके पीछे जो विश्लेषण था उससे ये क्लियर हो जाता है कि वेबर क्या है, जो विधि शास्त्र है उसके क्षेत्र में प्रॉब्लम में थे, है ना, कठिनाई में थे। तो ये डिसाइड था कि वास्तविक यथार्थ क्या है, बहुत वृहद होता है और इस यथार्थ को समझने के लिए क्या है, आदर्श प्रारूप जो है उसको व्यक्तिनिष्ठता की ओर झुकाया जाना ज़रूरी था। तो इसलिए इस आदर्श प्रारूप की अवधारणा को रखा गया था मैक्स वेबर के द्वारा। अब हम ये देखते हैं कि मैक्स वेबर जो है वो व्यक्तिकरण और विशिष्टीकरण के विपरीत थे, है ना। तो हिस्ट्री में जो व्यक्तिकरण है उसे वे क्या देखते थे, उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, है ना। और समाज विज्ञान के इस तरीके के जो संदर्भ हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि है, उसमें उन्होंने आदर्श प्रारूप की अवधारणा को क्लियर किया, है ना, प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। तो इस अवधारणा को रखते हुए उन्होंने तार्किक या आनुभाविक आधार पे ये कहा कि कोई भी विज्ञान, कोई भी साइंस, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, संपूर्ण यथार्थता को उसकी एज इट इज़ रूप में हम नहीं समझ सकते, कि जैसा वो है वैसा हम उसको नहीं समझ सकते। और दूसरी बात ये है कि कोई भी जो साइंटिफिक सिस्टम होता है वो पूरे सोसाइटी के यथार्थ को किसी भी एक कंसेप्ट में समअप नहीं कर सकता है, समेट नहीं सकता है। तो वेबर का ये जो फैक्ट था, है ना, तो वेबर ने न तो इस तथ्य को, और न वेबर ही क्यों, उसके अलावा भी जितने भी सोशियोलॉजिस्ट जो थे, थिंकर्स जो थे, उन्होंने ये आवश्यकता महसूस की कि सामाजिक यथार्थता जो है वो क्या है, इन्फिनिट है, वो अनंत है और उसमें पर्याप्त विविधता होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल लें कि उदाहरण अगर वेबर ने दिया है तो हम उसको देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता का स्टडी किया तो वेबर को ये लगा कि धर्म और पूंजीवाद की सामान्य अवधारणा जो है, जनरल कंसेप्ट जो है, वो धार्मिक आचार और पूंजीवाद के समझने में हेल्पफुल नहीं होता है। तो ऐसी जो सामान्य अवधारणाएं हैं उनके द्वारा जब हम पूंजीवाद या उनके द्वारा जब हम पूंजीवाद या अधिकारी तंत्र जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें कुछ न कुछ छूट जाने का हमारे को डर रहता है। तो ये जो विधि है, इस दुविधा से वो छुटकारा पाने के लिए, ऐसी जो प्रॉब्लम है उससे फ्री होने के लिए मैक्स वेबर ने ये आदर्श प्रारूप रखा था। ओके, नाउ अब हम इसकी उसका मीनिंग देखेंगे और डेफिनेशन देखेंगे। तो वेबर ने खुद ने बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से आदर्श प्रारूप की डेफिनेशन दी। 19वीं सेंचुरी में अध्ययन विधि के क्षेत्र में उन्होंने दो मुद्दे जो थे वो महत्वपूर्ण थे। अब वो मुद्दे कौन से, पहले हम उनको देखते हैं। कि एक मुद्दा तो आइडियोलॉजिकल था,
है ना, आइडियोलॉजिकल जो सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ था, जिसे वैचारिक विधि कहते हैं। और दूसरा जो कंसेप्ट था, मुद्दा था, वो कंपैरेटिव जो मेथड होता है ना, जिसे तुलनात्मक विधि कहते हैं, उसका था। तो इस संबंध में जो फिलोसोफर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, और समाज विज्ञान की ये जो विधियां हैं इनको दो पार्ट में हम देख रहे थे। तो वेबर ने ये जो दोनों पार्ट है उनके बीच में आदर्श प्रारूप को रखा। तो इसलिए उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो इस पे अप्रोप्रिएट है, और हम उनकी जो विचारधाराएं उनको देखेंगे और उनकी डेफिनेशंस देखेंगे। तो अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो आदर्श प्रारूप जो है वो प्राकल्पनात्मक मूर्त स्थिति नहीं है ना। मतलब चाहे हम व्यक्ति पर्सन की बात करें, चाहे हम सोशल कंडीशंस की बात करें, हम चेंजेस की बात करें, परिवर्तन की बात करते हैं, हम क्रांति की बात कर रहे हैं, हम क्लासेस जो होते हैं, वर्ग जो होते हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर आते हैं, है ना। और इनका निर्माण जो है वो सामाजिक यथार्थ के आधार पे किया गया, और इसका निश्चित उपयोग जो है वो तुलनात्मक है, ऐसा उनका विचार था और उन्होंने ऐसा माना। फिर हम ये देखते हैं कि वेबरकालीन यूरोप का जो दूसरा मुद्दा रहा वो तुलनात्मक विधि से जुड़ा हुआ था। और अगर हम इससे हमें सामाजिक स्थितियां जो है, जैसे क्रांति, वर्ग, धर्म, समाजवाद, इन सब की कंपैरेटिव स्टडी जो की जाती है, तो इसका जो मेथड है वो आदर्श प्रारूप ही होगा। हम इनको उसी अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो वेबर ने आदर्श प्रारूप तैयार किया, तो उन्होंने कई दृष्टांत भी दिए, जिनमें चर्च, धार्मिक संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, ये सब थे, है ना। और वेबर के अकॉर्डिंग आदर्श प्रारूप सामान्य या मूर्त नहीं है, इनकी प्रकृति जो है वो क्या है, प्राकल्पनात्मक जनक है ना। आदर्श प्रारूप में कई आइटम्स होते हैं जिन्हें हम वास्तविकता में भी महसूस कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। ये आदर्श प्रारूप यथार्थ में भी जो रूढ़िबद्ध एस्पेक्ट है उसमें हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि आदर्श प्रारूप का निर्माण जो है वो इसलिए भी किया गया था कि हम जो कॉजेज और इफेक्ट है ना, कार्य कारण जो व्याख्या है उसको सही तरीके से कर सकें। मतलब आदर्श प्रारूप में हमें ऐतिहासिक तत्वों को समझने में सहायक होता है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं उनको हम स्टडी कर सकें और उनको समझ सकें, इसलिए ये हेल्पफुल है। लेकिन ये जो ऐतिहासिक या सामाजिक फैक्ट्स होते हैं वो संपूर्ण नहीं होते हैं, वो कंप्लीट नहीं होते हैं, वो आंशिक होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि आदर्श प्रारूप जो है वो सब मिला के क्या है, उन सभी अवधारणाओं का जोड़ होता है जिनका निर्माण विशेष विशुद्ध रूप से अनुसंधान के उद्देश्य से किया जाता है। ओके, तो ये तो थी आदर्श प्रारूप की डेफिनेशंस। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके जो लक्षण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये निश्चित है, ये डिसाइडेड है कि आदर्श प्रारूप का यूज़ जो है वो जनरली वेबर ने कॉम्पिटिटिव जो स्टडी है ना, कंपैरेटिव जो स्टडी होती है, तुलनात्मक अध्ययन जो होता है उसके लिए किया था। और धर्म के क्षेत्र में वेबर ने दुनिया के जिन 5 धर्मों का अध्ययन किया था उनके लिए आदर्श प्रारूप सही था, है ना, इस विधि को आदर्श प्रारूप रहा। लेकिन दूसरा आदर्श प्रारूप वेबर की जो अध्ययन विधि रही है, और ये जो अध्ययन विधि है इस पर वेबर के मरने के बाद में इसको क्रिटिसाइज किया गया। तो जब टैलकट पार्सन्स जो है उन्होंने सोशल एक्शन जो है, सामाजिक क्रिया जो है, उसके स्वैच्छिक सिद्धांत का निरूपण किया था और उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो लिखा था उसके अंदर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, तब वेबर जो है उसकी जो स्टडी है और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मेथड है, उस पर क्वेश्चन मार्क था। और क्वेश्चन मार्क ये था कि पार्सन्स का केंद्र क्या है, आदर्श प्रारूप होता है। तो रेमंडेरा जो है उन्होंने भी आदर्श प्रारूप के लक्षण को इसी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो अब हम उनकी जो लक्षण है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि आदर्श प्रारूप में जो कुछ है उसका वास्तविक जीवन में होना आवश्यक नहीं है। मतलब आदर्श प्रारूप में वेबर ने जिन लक्षणों को रखा वो ज़रूरी नहीं है कि वो लक्षण वास्तविक प्रघटनाओं में भी वैसे ही हमको मिले। तो हो सकता है कि आदर्श प्रारूप के कुछ लक्षण वास्तविक प्रघटना से मिले और वो सही भी हो, कुछ नहीं भी हो। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पूंजीवाद के आदर्श प्रारूप को अगर हम लें तो इसमें हम पूंजीवाद के जो
लक्षण होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं, है ना। लेकिन जब हम पूंजीवाद को यूएस या भारत में साकार रूप में देखते हैं तो शायद आदर्श प्रारूप के जो लक्षण है वो उसमें हमको देखने को नहीं मिले। ओके, देन फिर सेकंड हम देखते हैं कि जो आदर्श प्रारूप है वो एक विवेकी ब्लूप्रिंट है। मतलब जिन समस्याओं से जुड़े एक एरिया पर आदर्श प्रारूप बनाया जाता है, एक क्षेत्र पे आदर्श प्रारूप बनाया जाता है, तो विवेकपूर्ण ढंग से उसका एक स्ट्रक्चर या एक मैप तैयार किया जाता है जो आदर्श प्रारूप में प्रेजेंट किया जाता है। तो एक्चुअल जो दुनिया है ना, तो उस वास्तविक दुनिया में यथार्थ बराबर बदलता रहता है और उसमें हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हम अपनी लाइफ में देखते ही हैं ये। तो आदर्श प्रारूप में ये जो वेरिएशन होता है, ये जो फ्लक्चुएशन होता है, ये जो उतार चढ़ाव होता है, उसका कोई भी समावेश नहीं होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम ये देखते हैं कि वेबर ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट धर्म के आचार और पूंजीवाद की आत्मा पे आदर्श प्रारूप बनाया। वेबर कालीन जो भारत में हिंदू धर्म है उसमें ऐसे आधार नहीं थे जो पूंजीवाद को जन्म देते थे। लेकिन आज क्या है, भारत में पूंजीवाद और धर्म की जो अवधारणा है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो आदर्श प्रारूप तो विवेकपूर्ण कार्यकरण पे बनता है और यथार्थ बराबर क्या है, चेंज होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आदर्श प्रारूप का मुख्य आधार जो है, मेन बेस जो है वो क्या होता है, विवेक होता है। ओके, नाउ थर्ड हम देखते हैं कि आदर्श प्रारूप का संबंध नैतिक रूप से किसी आदर्श से नहीं होता है। मतलब जनरल जो बात बोलचाल है उसके अंदर हम देखते हैं कि आदर्श प्रारूप का मीनिंग अनुकरणीय है ना, उसी से हम इसको समझते हैं। जब हम कहते हैं कि महात्मा गांधी आदर्श पुरुष थे तो इससे हमारा मीनिंग ये होता है कि वे हमारे लिए क्या है, अनुकरणीय है, हम उनकी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करते हैं, है ना। तो आदर्श प्रारूप में इस तरह की कोई अनुकरणीय बात है ही नहीं। यहाँ आदर्श से मतलब किसी जो लॉजिक होता है उसका जो अंतिम छोर होता है उससे होता है। फिर हम एक लक्षण और ये देखते हैं कि आदर्श प्रारूप में मूल्य नहीं होते। मतलब आदर्श प्रारूप को वेबर आदर्श इसलिए कहते हैं कि इसमें जो अनुसंधान करता होता है उसके मूल्य उपस्थित होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। जब हम हिंदू धर्म के अध्ययन के लिए आदर्श प्रारूप बनाते हैं तो यहाँ सिर्फ जो सांस्कृतिक संस्था है उसी की स्टडी होती है। जो अनुसंधान करता है वो हिंदू धर्म के लिए तत्वों की जो अच्छाई या बुराई होती है उसको करता है, या हिंदू धर्म में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे जो वैल्यूज़ हैं उनको इंक्लूड करता है। तो समावेश, ये जो समावेश होता है वो भी आदर्श प्रारूप में इंक्लूड नहीं होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि आदर्श प्रारूप जो है वो हाइपोथेटिकल है, मतलब प्राकल्पनात्मक है। हाइपोथेटिकल का मतलब प्राकल्पनात्मक। लेविस कॉजर जो है उन्होंने आदर्श प्रारूप का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण ये बताया कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, प्राकल्पनात्मक है ना। इसका नेचर कैसा देखने को मिल रहा है हमको, प्राकल्पनात्मक है वो नेचर। तो इस में ये क्लियर होती है, इससे ये बात क्लियर होती है कि आदर्श प्रारूप एक्चुअल या जो वास्तविकता और यथार्थ जो है वो नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन को वो बताता है, जबकि आदर्श प्रारूप क्या है, वैल्यू ओरिएंटेशन है। मतलब जो मूल्यों के अभिस्थापन जो होता है उस पर डिपेंड करता है, वैल्यू ओरिएंटेशन बेस्ड है वो, है ना। तो अनुसंधानकर्ता जो है, रिसर्चर जो है, वो प्रगटना के बारे में अपनी जो प्राकल्पनाएं हैं वो बनाता है। और कोजर ये कहते हैं कि आदर्श प्रारूप का संबंध उन कंडीशन से होता है जो स्टडी की जाने वाली जो भी प्रगटनाएं हैं उनको उभार सकती है। तो ये भी हो सकता है कि आदर्श प्रारूप के थ्रू प्राकल्पनाओं का सरोकार उन रिजल्ट से हो जो प्रगटनाओं की वजह से हैं। तो हम पूंजीवाद के जो मूल कारण हैं उनको हमको जानना चाहिए और उनको हम जानना चाहते हैं। तो जब हम प्रोटेस्टेंट धर्म के ऐसे आदर्श प्रारूप को हम बनाएं जो सुधारवाद के परिणाम हमारे को उसके अंदर देखने को मिले, ठीक है। फिर हम देखते हैं 6 हमारा लक्षण ये रहेगा कि आदर्श प्रारूप न तो सत्य होता है और न झूठ। कहीं भी वेबर ने ये नहीं कहा कि आदर्श प्रारूप के लक्षण ज्ञान बोध से जुड़े होते हैं, है ना। न ही आदर्श प्रारूप किसी एक पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था को बनाता है, ऐसा उन्होंने नहीं स्टेटमेंट दिया है कहीं भी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो निर्माण है वो इसलिए किया जाता है कि बिना किसी अनक्लियरिटी के ये शोध प्रणाली के थ्रू जिस सब्जेक्ट को या जिस सब्जेक्ट मैटर का हम स्टडी करते हैं उसके बारे में हमको इसका पूरा नॉलेज हो जाए, ठीक है। एक्चुअल बात यह है कि आदर्श प्रारूप का मूल्य क्या है, केवल इसी में होता है कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उसमें
इफेक्टिवनेस आए, और वो इफेक्टिवनेस देखनी है कि वो कितनी आएगी। तो अगर अनुसंधान में कोई आदर्श प्रारूप हेल्पफुल नहीं है तो अनुसंधानकर्ता क्या है, दूसरे आदर्श प्रारूप को तैयार कर सकता है। नाउ फिर हम देखते हैं 7वां हमारा लक्षण है कि आदर्श प्रारूप का संबंध विज्ञान की अवधारणा से जुड़ा होता है। मतलब आदर्श प्रारूप कहाँ तक यूजफुल है और कहाँ तक नहीं है, इसका रिलेशन साइंस की जो कंसेप्ट है उनसे कनेक्टेड है। ये जो विज्ञान है इसका ऑब्जेक्टिव कभी भी समाप्त नहीं होने वाला इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अनुसंधानकर्ता जो भी कंसेप्ट्स है ना, उनको काम में लेता है और वही जो कंसेप्ट्स होते हैं वो कंटिन्यूस उनके पीछे पीछे छूटते जाते हैं। लेकिन विज्ञान के जो स्टेप्स हैं, विज्ञान के जो चरण है, वो तभी आगे बढ़ते हैं जब उनकी अवधारणाएं जो है वो पीछे रह जाती है। तो डेफिनेटली नई कंसेप्ट्स जो हैं वो तैयार होते हैं, और वो क्या है, वो साइंस को क्या है, एक मोशन देते हैं। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि हम अगर विज्ञान को हमें आगे बढ़ाना है अगर, तो हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि उसमें प्रयुक्त जो आदर्श प्रारूप है उसमें भी कंपलसरी रूप से चेंजेस आने चाहिए। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि लक्षण के ये भी संभव है कि एक ही प्रघटना के लिए अलग अलग आदर्श प्रारूप बनाए जाएं, है ना। तो जो समाज वैज्ञानिक है उनका किसी भी अनुसंधान में अंतिम लक्ष्य ये होता है, लास्ट उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो अपनी स्टडी की गई जो भी इंसिडेंट्स हैं उसके पूरे पक्ष जो है उनका सही तरीके से स्टडी करें। जब वैज्ञानिक का लक्ष्य हर तरह से किसी सामाजिक घटना को समझने का होता है, सोशल इंसिडेंट्स को समझने का होता है, तो वो उसके लिए जितने आदर्श प्रारूप बनाना चाहे वो बना सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक घटना को समझने के लिए बहुत सारे आदर्श प्रारूपों को भी वो तैयार कर सकता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि समाज वैज्ञानिक जो है वो ईसाई धर्म जो है उसको समझने के लिए एक आदर्श प्रारूप का निर्माण करता है। और ये भी हो सकता है कि ईसाई धर्म को ये एक जातीय अवधारणा मानकर कई आदर्श प्रारूप बना दें। तो एक प्रारूप आदिम ईसाई धर्म पर, दूसरा जो मिडवेल जो ईसाई धर्म है उस पर, तीसरा जो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म है उसके फॉर्म्स के ऊपर हो सकता है। मतलब मीनिंग कहने का ये है कि अध्ययन जो हम करते हैं, स्टडी जो हम करते हैं, उनके जो इंसिडेंट्स है वो कितनी ही तरीके से और स्वरूपों से होके गुजर सकते हैं, और उनके लिए अनुसंधानकर्ता कितने ही आदर्श प्रारूप तैयार कर सकता है। देन फिर 9th हम देखते हैं कि आदर्श प्रारूप का आधार मूल्य विस्थापन होता है ना, मूल्य विस्थापन होता है। तो वैल्यू ओरिएंटेशन होता है। मतलब जूलियन फ्रेंड जो है उन्होंने ये कहा कि आदर्श प्रारूप अपने जो केंद्रीय रूप में मूल्य विस्थापन से जुड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये समष्टि है, मतलब ये अनंत है, और इस समष्टि में विविधता होती है, डिफ्रेंसिएशन होता है ना। और ऐसी स्थिति में कोई भी अनुसंधानकर्ता क्या है, कभी भी कंप्लीट समष्टि जो होती है उसके यथार्थ को नहीं जानता है। इसलिए हमारी यथार्थता का ज्ञान क्या होता है, हमारा नॉलेज जो होता है वो उसके अंदर थोड़ा होता है, आंशिक होता है। तो जब हम अनुसंधानकर्ता और अब जब क्या है कि अनुसंधानकर्ता आदर्श प्रारूप बनाता है तो उसका सोसाइटी की जो वस्तुएं हैं या जो विचार होते हैं उनके बारे में मूल्य अभिस्थापन होता है, और वो आदर्श प्रारूप में डेफिनेटली होता है। इसके रिजल्ट के रूप में हम ये देखते हैं कि जिस आंशिक यथार्थ को हम समझते हैं वो एज इट इज़ रूप में पूर्ण यथार्थ नहीं होता है, लेकिन एक लिमिट तक वो यथार्थ के बिल्कुल क्लोज ज़रूर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लक्षण की आदर्श प्रारूप की सही भूमिका बोधगम्यता को बढ़ाना है ना। तो मतलब सामाजिक घटनाएं जो होती है या प्रघटनाएं जो हैं उनके बारे में हमारा जो नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है और बहुत ज़्यादा विस्तृत भी नहीं होता है। तो तार्किक आधार पे जब हम प्रघटनाओं के बारे में आदर्श प्रारूप बनाते हैं तो प्रघटना से रिलेटेड जो बोधगम्यता है उसमें वृद्धि होती है ना। हम अपनी इंटेलिजेंस जो है उसको यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि हम यूरोप के मध्य युग में पाई जाने वाली जो शिल्पकार व्यवस्था है उसकी स्टडी करते हैं, तो हम शिल्पकार जो समूह है, जो ग्रुप होता है, उसके संगठन में जो जनरल और जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेस पे एक आदर्श प्रारूप बनाएंगे, और इस आदर्श प्रारूप की तुलना हम जो आनुभविक यथार्थता है उससे करेंगे। तो ये
स्टडी जो है वो हमें इसके योग्य बनाएगी, ऐसी केपेबल बना देगी कि किस लिमिट तक मध्यकालीन यूरोप जो समाज है और उसके जो शिल्पकार है उनका जो समाज था और उसमें पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में भी कुछ लक्षण थे तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो ये करने के बाद हम घटना का कार्य कारण के आधार पे उसको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। और लास्ट हम यहाँ देखते हैं कि आदर्श प्रारूप प्रघटना की स्पष्ट अभिव्यक्ति का एक साधन होता है। मतलब कुछ ऐसे समाजशास्त्री और इतिहासकार हैं जो आदर्श प्रारूप का इसलिए विरोध करते हैं कि उनमें बिल्कुल भी यथार्थता नहीं होती है, इसमें सिर्फ प्राकल्पनाओं का गठजोड़ होता है। तो वो ये कहते हैं कि अगर वेबर के अकॉर्डिंग प्राकल्पना यथार्थ नहीं है तो वो सिर्फ क्या है, प्राकल्पनाएं हैं। और तब वेबर की डेथ के बाद में 60 वर्ष हो गए और उसके बाद में भी अधिकारी तंत्र और प्रभुत्व जो है उसके आदर्श प्रारूप का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो वेबर ने अधिकारी तंत्र के बारे में जो कुछ भी लिखा वो सिर्फ आदर्श प्रारूप है, इसे लंबे टाइम पीरियड के बाद में भी सही मानकर क्यों पढ़ा जा रहा है, ऐसा विचार रखा गया है। फिर वेबर जो हैं हम उनके बारे में कहते हैं कि वो आदर्श प्रारूप की कमियों को जानते थे और उन्होंने तो सिर्फ क्या किया, इसके माध्यम से इसके बिहाफ पे उन्होंने क्या यथार्थ को जानने का एक स्ट्रक्चर तैयार किया, एक रूपरेखा मात्र उन्होंने रखी। वेबर ने अपने जो उनको क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग थे उनको कई बार ये कहा कि आदर्श प्रारूप में सुधार करना चाहिए और उसमें बहुत अच्छे अवधारणात्मक जो विधियाँ होती हैं उनको प्रेजेंट करना चाहिए। तो अगर समाजशास्त्र एक विज्ञान है तो डेफिनेटली उसमें इसकी अध्ययन विधियाँ भी वैज्ञानिक ही होनी चाहिए। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहा उसके अंदर हम आइडल टाइप जो है, आदर्श प्रारूप जो है जो मैक्स वेबर ने प्रेजेंट किया था उसके बारे में देखा कि उसकी ज़रूरत क्यों हमें महसूस हुई, उसके डेफिनेशंस हमने देखी और उसके लक्षण के बारे में आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। आदर्श प्रारूप को ही हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और अलग जो कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।